आप सबको नमस्कार, मैं धीरज कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास का एक चैप्टर, जूलॉजी का एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, वन शॉट में पूरा करने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ें समझ में आएगी और नीट में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स की बात हो, सीबीएसई के एग्जाम्स की बात हो या फिर स्टेट बोर्ड, कोई भी एग्जाम के रिलेटेड अगर 12th से अगर क्वेश्चन आएगा, बेसिकली इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, हेल्थ बोलते किसको है? पहले ये माना जाता था अब्सेंस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ, लेकिन WHO ने एक इसका डेफिनेशन दिया है कि आपका अगर किसी से झगड़ा हो गया, आपके दोस्त से या आपकी फैमिली में कोई इशू आ गया, तो हो सकता है कि आप मेंटली रूप से परेशान हो, तो आप नहीं कहलाए ना हेल्थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति बिहेवियरली, सोशली, फिजिकली, इमोशनली, इन चारों आयामों में, इन चारों एस्पेक्ट्स में अगर हेल्दी है तभी जाकर के उसको एक हेल्दी आदमी माना जा सकता है। अगर हम रिप्रोडक्शन के मामले में देखें, चूंकि इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हमको समझना है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरल एंड सोशली। इन चारों आयामों में अगर कोई व्यक्ति वेल बीइंग है, अगर स्वस्थ है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थी। खास करके रिप्रोडक्शन हेल्थ में अगर हम देखें तो हो सकता है कि दो कपल्स हैं, आपस में कपल्स हैं, काफ़ी फिजिकल फिट हैं, लेकिन उनको कई सालों से बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो सोशली रूप से, बिहेवियर रूप से, फिजिकल रूप से तो सही है, लेकिन अगर आप देखो तो मेंटली रूप से वो स्वस्थ नहीं है, सोशली रूप से वो स्वस्थ नहीं है, बिहेवियर ढंग से वो स्वस्थ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं है। तो WHO ने इस डेफिनेशन को दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा इनके डेफिनेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी क्या क्या रही गवर्नमेंट के द्वारा। आप सबको पता है कि भारत 1947 में आजाद हो गया था। उसके 4 साल के बाद भारत सरकार ने एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया जिसको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में बेसिकली उन्होंने कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में लोगों को जागरूक करने का कोशिश किया, लोगों को उसके बारे में बताना शुरू किया। अब उस टाइम पे सोशल मीडिया तो थी नहीं, उस टाइम पे ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, ना व्हाट्सअप था। तो उस टाइम पे बसों में प्रचार करके या फिर रेडियो में प्रचार करके, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहारे, इन प्रिंट मीडिया के द्वारा, मैगजीन में, पेपर में, इन सब चीज़ों में कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। फिर बाद में गवर्नमेंट को पता चला कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग से ही काम नहीं चलेगा, और भी इश्यूज हैं जनता के बीच में, उनको भी सॉल्व करना होगा। फिर बाद में जाकर के उन्होंने RCH प्रोग्राम को स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम में बेसिकली गवर्नमेंट ने ये किया कि एडुकेट पीपल अबाउट बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नेटल मीन्स जो आफ्टर डिलीवरी जो भी चेकअप होती है, बच्चों में जो चेकअप होता है, जो लैक्टेशन करवाया जाता है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बढ़ावा दिया गया। और जो महिला प्रेग्नेंट होती है उस टाइम भी टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए। सेक्स एजुकेशन के बारे में, सेक्स ऑर्गन के बारे में, जो एडोलेसेंस, जो चेंजेस आते हैं, जो बच्चों में बिहेवियर आता है, एडोलेसेंस उसको बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज के होते हैं, बेसिकली उनको एडोलेसेंस कहा जाता है। उनमें जो बिहेवियर आ रहा है, उनमें जो हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, उनके बारे में बताना, अच्छी प्रोवाइड करवाना जानकारी थ्रू फैमिली, क्लोज रिलेटिव्स या फिर टीचर्स या फिर जो क्लोज फ्रेंड हैं उनके बारे, उनसे धीरे धीरे लोगों को जागरूक करना। फिर जाकर ये सब चीज़ें RCH प्रोग्राम में आता है। अगर आप NCERT को पढ़ेंगे तो RCH प्रोग्राम के बारे में देखेंगे तो 5-6 डिटेल इसमें दिया हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको करके बता दिया। फिर बाद में फिर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना कि जो टीकाकरण, बच्चे के जन्म के बाद जो टीकाकरण किया जाता है उसके बारे में बताना। और जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज ना होने देना। अब समझते हैं एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। बेसिकली एमनियोसेंटेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाया जाता है। अब समझते हैं इसको कैसे पता लगाया जाता है। बेसिकली जब 14 से 18 वीक की प्रेगनेंसी होती है किसी फीमेल की, तो उस टाइम पे फिर उनको बुलाया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो फीटस होता है, फीटस के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको एमनियन बोलते हैं, और फीटस और एमनियन के बीच के कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसमें कुछ स्टेम सेल होते हैं। अब सेल है तो उसमें क्रोमोजोम होगा, क्रोमोजोम होगा तो आसानी से उसकी कैरियोटाइपिंग की जाएगी। बेसिकली क्या जाता है कि डॉक्टर के थ्रू उसको लोकल एनेस्थेसिया दिया जाता है और निडल से उसके एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लिया जाता है। जब उस फ्लूइड को निकाला जाएगा तो स्टेम सेल भी बाहर आ जाएगा, फिर उसको कैरियोटाइपिंग की जाएगी। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है क्रोमोजोम के बारे में पता लगाना। बेसिकली अगर क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम उसमें होगा, अगर कोई भी क्रोमोजोम में किसी तरह का अगर डिफेक्ट मिला तो इसे आसानी से पता लगाया जा सकता है बेसिकली कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लाइक सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, ये सब
सब चीज़ एनसीईआरटी में यहाँ पे दी हुई है। तो और भी सारे होते हैं, डाउन सिंड्रोम होता है, सिकल सेल एनीमिया, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाया जाता है। बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। लेकिन इस टाइम पे लोग मिसयूज ये करते थे, जैसे कि जब वो क्रोमोजोम का कैरियोटाइपिंग करते थे तो वहाँ पे XX क्रोमोजोम और XY क्रोमोजोम अगर उस फीटस में होगा तो वो भी आसानी से पता लग जाएगा। तो लोग इसका मिसयूज करने लगे। जैसे ही देखते थे XX है यानी कि वो लड़की है तो उसका एबॉर्शन करवाते थे। इस तरह से लोग इसका एमनियोसेंटेसिस का काफ़ी मिसयूज करने लगे। तो आप सोच के देखिए इसको क्या किया जाए, इसको कंप्लीटली बैन कर दिया जाए। अगर बैन कर दिया जाएगा तो वो माता पिता का क्या होगा जिनका वाकई में कोई प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे में कोई मतलब डॉक्टर को लग रहा है कि इनका जो इससे पहले वाला चाइल्ड है उसको क्लिनफेल्टर सिंड्रोम था या टर्नर या डाउन कोई तरह का सिंड्रोम था, चांसेज हो सकता है कि इस बच्चे में भी हो। तो अगर बच्चे में ऐसा होगा तो उस बच्चे को बाहर लाना अच्छी बात नहीं है। तो उसको MTP कर दिया जाएगा, उसको एबॉर्शन उसका कर दिया जाएगा। ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई। फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस पर स्टैच्यूअरी बैन लगाया। यानी कि स्टैच्यूअरी बैन का मतलब ये होता है कि अगर जरूरत है आपको तभी करिए, नहीं तो इसका मिसयूज नहीं करेंगे आप। बेसिकली एमनियोसेंटेसिस के बारे में, इस जानकारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। समझते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में। बेसिकली आप अगर डाटा को देख पा रहे होंगे तो इस डाटा में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड और इंडिया का एक कंपैरिजन किया गया है पॉपुलेशन के हिसाब से। 1900 ईस्वी में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो करीब 2 बिलियन था। वो 2000 में जब सेंसस हुई तो वो जो नंबर है वो चला गया 6 बिलियन और 2011 के सेंसस में ये पता चला 7.2 बिलियन है। वही अगर इसके कंपेयर में इंडिया का देखेंगे तो इंडिया में 1900 में उस टाइम पे तो अंग्रेजों का राज था भारत के ऊपर। तो 1947 में जब सेंसस हुआ, जब जनसंख्या गणना करवाई गई वहाँ पे, तो लगभग उस टाइम पे देखा गया तो लगभग 350 मिलियन जनसंख्या था भारत का। 2000 में बढ़ करके ये सीधे 1 बिलियन पहुँच गया और 2011 में ये 1.2 बिलियन हो गया। और आज सबको पता है कि आज भारत का लगभग एक्सपेक्टेड है कि लगभग 1.4 बिलियन जनसंख्या। अगर आप इस डाटा को समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हर 5वां इंसान एक इंडियन है। एंड इट इज नथिंग टू प्राउड ऑफ, बिकॉज उस हिसाब से हमारा ना ही जीडीपी बढ़ा है, ना पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, ना हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर पाए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और अगर हम देखें तो जो हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इसको डाटा को एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लेस देन 2%। लेस देन 2% का मतलब होता है अगर मान लीजिए 1000 व्यक्ति में 300 व्यक्ति अगर मरता है तो 320 व्यक्ति पैदा हो जाता है, यानी कि 20% के आसपास ग्रोथ बढ़ जाता है इन 1000। तो हम कह सकते हैं कि लगभग लेस देन 2% पॉपुलेशन ग्रोथ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में हमको इस चैप्टर में काफी कुछ देखना है, क्योंकि मेजर जो टॉपिक है, जो इस चैप्टर का मेन बॉडी है, वो कॉन्ट्रासेप्शन ही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है कॉन्ट्रा मतलब होता है विपरीत, किसी चीज का विपरीत, और कंसेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी को रोकना कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। अब कॉन्ट्रासेप्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा कैसा कॉन्ट्रासेप्शन हो ताकि वो पब्लिक में पॉपुलर हो, तो उसके लिए कुछ आयाम है, कुछ एस्पेक्ट्स हैं। वो आयाम है कि उसमें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर वो इजीली अवेलेबल होगा तो आसान, पता चले कहीं अवेलेबल ही नहीं है तो फिर वो पॉपुलर नहीं हो पाएगा। फिर उसमें वो काफ़ी इफेक्टिव ही होना चाहिए। अगर उस कॉन्ट्रासेप्शन का यूज हो रहा है तो वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, सेक्सुअल जो प्लेजर है उसमें कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, उस बात को भी नज़र में रखना है। और उसमें कोई टाइप का इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए, 0 साइड इफेक्ट होना चाहिए। और अगर देखें तो उसमें यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए। पता चले कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है लगाने के लिए, तो वो फिर कॉन्ट्रासेप्शन पॉपुलर नहीं हो पाएगा पब्लिक में। और अगर देखें तो यूजर फ्रेंडली भी होना चाहिए, जैसे मैंने बताया। और अगर देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा चीप भी होना चाहिए और रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि अगर हम चाहें कि हमको अगर कंसीव करना है, अपने बच्चे को फिर से लाना है, उसको रोकना है, मतलब कंटिन्यू जैसे हो रहा है बच्चे को लाना है, तो उसको बेसिकली उसमें रिवर्सिबल होना चाहिए। अब कॉन्ट्रासेप्शन 2 टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है एक टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्शन और दूसरा हो सकता है परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन। अब परमानेंट की अगर बात करें तो इसमें एक ट्यूबेक्टमी आता है और वैसेक्टमी होता है, इसको हम आगे समझेंगे। पहले हम समझते हैं टेम्पोररी के बारे में। अब टेम्पोररी में 2 टाइप का हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल हो जाएगा और एक नेचुरल हो जाएगा। अब नेचुरल जो होता है इसमें हाई चांसेस होता है कि आपका फेलियर का, हो सकता है कि वो फीमेल कंसीव कर ले, लेकिन 0 साइड इफेक्ट, कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है नेचुरल। अब नेचुरल भी 3 टाइप का हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। नेचुरल 3 टाइप का हो सकता है। पहला कैलेंडर मेथड या फिर पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी इसको कहा जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मान लीजिए कि 1 जनवरी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, तो 14 दिन मतलब 14वें तारीख को उस लेडी का वो ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये फिक्स है, 14 दिन में ही ओव्यूलेशन होता है। अब ये जो ओव्यूलेशन होता है उसी दिन क्या होता है, जो सेकेंडरी ओसाइट है वो ओवरी से निकल करके फीमेल उसको कलेक्ट करता है और वो कहाँ स्टमस में ला करके रख देता है, यानी कि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे ला के रख देता है। अगर स्पर्म वहाँ पे गया तो जा करके फर्टिलाइज कर जाएगा। तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। तो
अब ये तभी पॉसिबल है जब मान लीजिए कि कोई 28 दिन का अगर किसी का पीरियड है, या फिर किसी का हो सकता है 29 का हो, या फिर हो सकता है 27 का हो, तो ये फिक्स नहीं होता है। तो ऐसा मोटी मान लिया जाता है कि 10 से लेकर के 17वें दिन के बीच में, यानी कि अगर 1 तारीख को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का डे 1 है तो 10 से लेकर के और 17 दिन के बीच में, इस बीच में क्वाइटस को अवॉइड कर दिया जाए। क्वाइटस को अवॉइड कर देंगे तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कैलेंडर मेथड के थ्रू आप अगर इस टाइम पे क्वाइटस को अवॉइड कर देंगे तो चांसेस है कि आपको कंसीव नहीं करने को मौका मिलेगा। अब बात करते हैं क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में। ये दूसरा मेथड है, नेचुरल का दूसरा तरीका होता है क्वाइटस इंटरप्टस। नाम से यह स्पष्ट है, क्वाइटस को इंटरप्ट करना। इसको विड्रॉ मेथड भी बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं अभी समझिए इसको। होता क्या कि ड्यूरिंग क्वाइटस जस्ट विड्रॉ द पेनिस फ्रॉम द वेजाइना बिफोर द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन से पहले अगर पेनिस को विड्रॉ कर लिया जाए फ्रॉम द वेजाइना तो वो जो होगा, वो जो स्पर्म जो सीमेन होगा वो बाहर रिलीज होगा, तो वो उसका चांस ही नहीं बनता है वेजाइना के अंदर जाने का। तो कोई तरह का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अगर स्पर्म जाएगा नहीं तो पॉसिबल नहीं है, वो लेडी कंसीव नहीं कर पाएगी अपने बेबी को। तीसरा तरीका होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। अब लैक्टेशनल एमेनोरिया का मतलब होता है, ऐसा गांव में माना जाता है, गांव में ऐसे लोगों में ये प्रचलित है कि 6 महीने तक जब भी कोई लेडी अपने बच्चे को दूध पिला रही है, यानी कि अगर वो तुरंत उसका बेबी कंसीव हुआ है, ठीक है, और वो डिलीवरी हुई है उसकी, 6 महीने तक अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो वो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, वो माँ नहीं बन सकती है। लेकिन ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य कैसे है समझिए। जब आप काफ़ी इंटेंशनली अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाओगे, अब प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा हाईली रिलीज होगा। अब प्रोलैक्टिन ही एक्चुअली मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। जब प्रोलैक्टिन काफ़ी ज़्यादा रिलीज होगा, ये तभी रिलीज होगा जब आप कंटिन्यू इंटेंशनली काफ़ी ज़्यादा लैक्टेशनल करवाओगे, अपने बच्चे को दूध पिलाओगे। तो उस टाइम पे जो प्रोलैक्टिन जब हाई होता है तो FSH और LH ये दोनों डाउन हो जाते हैं। जब ये FSH और LH डाउन हो जाते हैं, जब FSH रिलीज नहीं होगा तो फॉलिकुलर स्टिमुलेट नहीं होगा, और LH जब नहीं आएगा तो नहीं ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। जब FSH और LH जब बनेगा ही नहीं तो कोई चांस ही नहीं है कि उसका ना ओव्यूलेशन हो सकता है ना फॉलिकल बन सकता है। ये तभी संभव है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 6 महीने तक ही पॉसिबल है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको काफ़ी इंटेंशनली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ेगा, काफ़ी हाई रेट में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना पड़ेगा, तभी ये काम करता है। इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। हम लोगों ने बात कर ली है टेम्पोररी कॉन्ट्रासेप्शन में नेचुरल के बारे में। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में पहला मेथड आता है बैरियर मेथड, दूसरा आता है पिल्स जिसको OCP ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स बोलते हैं, तीसरा हो जाता है इसमें इम्प्लांट, फिर इंजेक्शन, और पांचवा हो जाता है IUD यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। पहली बात करते हैं बैरियर की। हम बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब क्या होता है? बेसिकली स्पर्म और जो ओवम है उसको फिजिकल मीटिंग से हम अवॉइड करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे बिटवीन द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड फीमेल गैमेट विच इज ओवम और एग। बेसिकली क्या होता है, इसमें एक मेल कॉन्डोम आता है और फीमेल कॉन्डोम आता है। अब फीमेल वाले में क्या होता है, फीमेल कॉन्डोम भी आता है, सर्विकल कैप भी आता है, और इसमें वर्ड्स भी आते हैं, और इसमें डायफ्राम भी आते हैं। पहले हम बात करते हैं मेल कॉन्डोम के बारे में। मेल कॉन्डोम जो होता है, सरकार इसको निरोध नाम से फ्री में बांटती है। बेसिकली ये क्या होता है, बिफोर क्वार्टर्स इसको पहना जाता है। ये इसका जो शेप एंड साइज होता है वो पेनिस के बराबर ही होता है, और ये जो बेसिकली जो कॉन्डोम होता है ये लेटेक्स का बना होता है, रबर का बना होता है, रबर लेटेक्स शीट का बना होता है। बेसिकली ये रीयूजेबल नहीं है, इसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। काफ़ी यूजर फ्रेंडली होता है, खुद से भी लगाया जाता है, ठीक है। और अगर देखें तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जब सीमेन रिलीज होगा तो ये इसी, चूंकि इस पेनिस में पहना जाएगा इसको, तो ये जो सीमेन है उसी कॉन्डोम में ही रिलीज हो जाएगा। तो फिर वो सीमेन वेजाइना के अंदर जाएगा नहीं, और जब जाएगा ही नहीं तो आगे कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो इसको बोलते हैं मेल कॉन्डोम के बारे में डिटेल। आप समझते हैं फीमेल कॉन्डोम के बारे में, जो चाहे वो फीमेल कॉन्डोम हो, ये भी रबर का बना होता है। और एक्चुअली अब सबसे बड़ा ध्यान क्वेश्चन कहाँ से आता है, एक्चुअली ये जो कॉन्डोम होते हैं ये जो STI से भी हमको प्रोटेक्ट कराते हैं। STI मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लाइक हेपेटाइटिस बी हो गया, जेनेटल हर्पीज हो गया, एड्स हो गया, इन सब से भी प्रोटेक्ट आता है, ठीक है। और अगर देखें तो जो फीमेल कॉन्डोम होता है, सर्विकल कैप होता है, चाहे डायफ्राम हो चाहे वर्ड्स हो, ये सब सर्विक्स को कैपिंग कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। अगर स्पर्म वहाँ जाएगा भी नहीं तो वो यूट्रस में पहुंचेगा ही नहीं, और यूट्रस में जब नहीं पहुंचेगा तो आज वहाँ आगे कैसे बढ़ पाएगा, फैलोपियन ट्यूब तक जाना होता है स्पर्म को। तो ये तरीका होता है कुछ बैरियर मेथड्स के। हम बात करते हैं इसी टेम्पोररी के आर्टिफिशियल में। पहला बात तो मैंने बैरियर की मेथड की कर ली। दूसरा जो हम बात करेंगे वो करेंगे OCPs की। OCPs मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स। ये पिल्स होता है, ओरली खाया जाता है। बेसिकली क्या होता है, 2 टाइप के पिल्स होते हैं, माला डी माला एन के नाम से आता है। बेसिकली ये जो 2 टाइप के पिल्स में, एक पिल्स में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ये दोनों डाला जाता है, और एक और पिल्स होता है जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन ही डाला जाता है।
अब क्या होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर की सलाह लेने जाएंगे कॉन्ट्रासेप्शन के मामले में, तो डॉक्टर आपको पहले आपकी हिस्ट्री चेक करता है। अगर किसी टाइप का अगर ब्रेस्ट कैंसर का अगर रिपोर्ट आता है आपके किसी फैमिली में, आपके किसी पुस्त में, आपके किसी जेनेटिक्स में, तो एस्ट्रोजन बेसिकली नहीं दिया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो होता है वो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर को लीड करता है। हो सकता है कि ब्रेस्ट कैंसर उस फीमेल को हो जाए, तो ये देख दाख के दिया जाता है। ये डॉक्टर ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, मैं बस आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि जब भी इस सब टाइप की अगर प्लानिंग करें तो डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करवाएं, क्योंकि डॉक्टर आपको बेस्ट सजेशन दे सकता है। अब 2 टाइप के पिल्स होते हैं जिसमें कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्ट्रोजन का, और एक पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन ही लिया जाता है। बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ये दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जब बढ़ेगा तो FSH और LH रिलीज हो जाएगा। जब FSH बनेगा नहीं तो ना फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, और ना जब LH नहीं हुआ तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। बेसिकली ये ओव्यूलेशन को होने ही नहीं देता है। और साथ ही क्या करता है, ये जो म्यूकस होता है उसका जो सर्विक्स होता है, उसके म्यूकस जो होते हैं उसको काफी थिक बना देता है। अब ठीक बना देगा तो स्पर्म उसके अंदर जा ही नहीं सकता है। तो बेसिकली ये तरीका होता है ओसीपीज का, जिसमें बेसिकली जो माला डी माला एन के नाम से भी आता है। अब ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन की मैंने बात करी है, तो एस्टेरॉयडल ओसीपीज हो गया। अब इसी में एक आता है हार्मोनल ओसीपीज। अब ये प्राउड करने वाली बात है कि CDRI जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है, उसने बनाया है एक सहेली। अब सहेली का काम करने का तरीका बड़ा ही बेहतरीन है। ये बेसिकली क्या करता है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन निकलते हैं और वो एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करते हैं, उसको मोटा बनाते हैं। ये एंडोमेट्रियम के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देता है। अब जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, एस्ट्रोजन उसमें से निकलेगा और एंडोमेट्रियम के पास पहुंचेगा, लेकिन एंडोमेट्रियम का रिसेप्टर बंद हो चुका है, चूंकि आप सहेली को ले रहे हैं। अब क्या होगा, जब एंडोमेट्रियम का रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो इसका जो दीवारें इसकी मोटी होगी नहीं, प्रोलिफरेट होगा नहीं। जब ये प्रोलिफरेट होगा नहीं, अगर एम्ब्रियो बन भी गया तो इससे प्लांट ही नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ये इम्प्लांटेशन को अवॉइड करता है और इसको वीक में एक बार लिया जाता है। काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो माला डी माला एन जो मैंने स्टेरॉयडल ओसीपीज की बात करी, इसको मैं बताना भूल गया। बेसिकली क्या होता है, इसको ना डेली लिया जाता है। क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 5 दिन में इसको शुरुआत किया जाता है, यानी कि 1 जनवरी को अगर साइकिल आया है तो 1 से लेकर 5 तारीख के बीच में स्टार्ट कभी भी करना होता है। इसको स्टार्ट करते हैं और 21 डेज तक डेली एक टैबलेट लेते हैं और फिर 7 दिन तक इसको छोड़ देते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। यही तरीका होता है, 21 डेज डेली एक टैबलेट लेना होता है, किसमें जो स्टेरॉयडल ओसीपीज होते हैं। और सहेली में क्या होता है, वीक में एक बार लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में, ठीक है। तो ये सहेली के बारे में समझ गए, माला डी माला एन यानी कि स्टेरॉयडल के बारे में समझ गए, हार्मोनल के बारे में समझ गए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन 2 से 3 मंथ में लिया जाता है। बेसिकली ये भी, इसमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन आता है और एक प्रोजेस्ट्रोजन का भी कॉम्बिनेशन आता है। इसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही ओसीपीज की तरह है। फिर एक इम्प्लांट आता है। इम्प्लांट में बेसिकली 6 सिलिकॉन ट्यूब होते हैं, इसको अंडर स्किन इम्प्लांट कर दिया जाता है और यही ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोन कंटिन्यू बनाते रहता है। इससे क्या होता है कि जैसा काम ओसीपीज ने किया, ठीक वैसा ही काम ये हुआ। फिर अगर हम बात करें आईयूडीज के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ये 3 टाइप के होते हैं, इसके 3 बेसिकली जनरेशन है। पहले जनरेशन को बोला जाता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। इसमें बेसिकली लिपिज लूप आता है। लिपिज लूप में बेसिकली क्या होता है, जब स्पर्म वेजाइना में जाएगा और वहाँ से जब ये यूट्रस में जाएगा तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो लिपिज लोब होते हैं ये फैगोसिटिक होते हैं। इस स्पर्म को ही खा जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे जब स्पर्म ही खराब हो जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन की बात होगी नहीं, कंसीव की बात होगी नहीं। ये हो गया। अगर सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, यानी कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इसमें फिर एक आता है कॉपर 7, कॉपर टी, फिर एक आता है मल्टीलोड 375। बेसिकली क्या किया जाता है, एक टी शेप का होता है बेसिकली कॉपर टी, इसलिए नाम है इसका कॉपर टी। इसके ऊपर कॉपर लपेट दिया जाता है। बेसिकली एक डॉक्टर क्या करते हैं, नर्सेज के द्वारा या फिर डॉक्टर्स के द्वारा, बेसिकली डॉक्टर्स के द्वारा ही इसको थ्रू वेजाइना इस टी पोर्शन को थोड़ा सा कर्व बना करके इसको अंदर डाल देते हैं यूट्रस के पास, और वहां पे ये कॉपर को रिलीज, ये जो कॉपर टी हमेशा कॉपर चूंकि इसमें बंधा हुआ है तो ये जो रिलीज करता है ना, बेसिकली क्या होता है कि स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है। जब इंसेमिनेशन होगा और ये स्पर्म वेजाइना के थ्रू यूट्रस के पास जाएगा और ये स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसकी मोटिलिटी को ही कम कर दिया गया। तो इसके काम करने का तरीका इस तरह से होता है। इसमें 3 आते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से आता है। नॉन मेडिकेटेड में लिपिज लूप होता है, फैगोसिटिक होते हैं, स्पर्म को ही खा जाते हैं। दूसरा कॉपर टी जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होता है, इसमें कॉपर टी आते हैं, कॉपर 7 आते हैं, मल्टीलोड 375 आते हैं। इसको ध्यान देना है, इसका काम क्या होता है, मोटिलिटी को रिड्यूस कर देना
अगर हम तीसरी बात करें तो एक हार्मोनल आता है जिसको बोलते हैं एक लीवोनोरजेस्ट्रिल LNG20 होता है, प्रोजेस्टासर्ट होता है। बेसिकली ये क्या करता है, चूंकि ये हार्मोनल है तो ये हार्मोन को रिलीज करेगा और जैसे OCP ने काम किया ठीक उसी प्रकार से ये भी काम करता है। ये काफ़ी 7 से 8 हज़ार का आता है, काफ़ी महंगा होता है। जो डॉक्टर जो हॉस्पिटल्स में जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है वो बेसिकली कॉपर टी ही प्रोवाइड कराती है। हम लोगों ने बेसिकली जो अभी तक बात किया है वो कॉन्ट्रासेप्शन 2 टाइप का होता था। पहला एक हम लोगों ने देखा था टेम्पोररी होता है, दूसरा परमानेंट होता है। टेम्पोररी में फिर हम लोगों ने आर्टिफिशियल देख लिया और नेचुरल तरीका भी देख लिया। अब हम बात करते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। अभी ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्यूबेक्टमी, एक होता है वैसेक्टमी। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो उसमें आपको बताया गया होगा ये जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के पीछे से एपिडिडाइमिस से 2 वासर डिफरेंस निकलते हैं जो यूरिनरी ब्लडर के पीछे के रास्ते से आगे की ओर बढ़ते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं। ये जो वासर डिफरेंस दोनों साइड से निकलता है, इस वासर डिफरेंस को टाई करके कट कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं वैसेक्टमी, मेल नसबंदी इसको बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल ट्यूबेक्टमी का बेसिकली मतलब होता है इस फैलोपियन ट्यूब को ही कट करके हटा दिया जाता है, इसको टाई करके कट कर दिया जाता है। जब फैलोपियन ट्यूब में ही बेसिकली फर्टिलाइजेशन होता है, जब फैलोपियन ट्यूब ही कट हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की बात ही नहीं होगी। ये इरिवर्सिबल है। ये दोनों जो मेथड हो, चाहे वो वैसेक्टमी हो चाहे वो ट्यूबेक्टमी है, ये बेसिकली क्या होता है कि ये रिवर्सिबल नहीं होता है। काफ़ी कम चांस है, काफ़ी 1 से 2% चांस होता है कि ये रिवर्स हो सकता है। ये परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिल्कुल ही परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। आई होप आपको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं ये जो कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं। अब एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी होता है जिसमें IPL के नाम से आता है, अनवांटेड 72 के नाम से होता है। बेसिकली अनवांटेड 72 का नाम ही ऐसा है कि ये जब भी क्वार्टर्स हुआ उसके 72 आवर्स के अंदर इसको पिल्स को लेना पड़ता है। अब ये कॉन्ट्रासेप्शन का पॉसिबल इल इफेक्ट क्या हो सकता है? इल इफेक्ट्स बेसिकली नौसिया हो सकता है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। जैसे मैंने बताया एस्ट्रोजन का, अगर फैमिली हिस्ट्री अगर ब्रेस्ट कैंसर वाला है, अगर एस्ट्रोजन लेंगे तो हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर हो। एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉसिबल इल इफेक्ट्स हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। अब हम बात करते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब होता है बेसिकली इंटेंशनली और वॉलंटियर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड MTP। बेसिकली इसका मतलब होता है कि इंटेंशनली अगर आप प्रेगनेंसी को अगर खत्म करते हो, अगर ऐसे खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जानबूझ करके अगर आप MTP करवाते हो, जानबूझ करके आप अगर एबॉर्शन करवाते हो, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हो, तो उसी को बोलते हैं MTP। बेसिकली MTP अगर बारे में कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे कि लगभग 45 से 50 मिलियन हर वर्ष MTP कराया जाता है, और ये जो नंबर है करीब कुल प्रेगनेंसी का 1/5 है, यानी कि जितनी प्रेगनेंसी होती है उसका बट्टा 5 अगर देखें तो इतनी MTP हो जाती है। कुछ कंट्रीज में MTP बैन है एथिकल इशू के कारण, या फिर सोशली इशू के कारण, या फिर रिचुअल इशू के कारण, कुछ इशूज़ के कारण किया जाता है। लेकिन इंडिया में 1971 में इसको लीगलाइज किया गया। इसमें अगर 3 महीने तक अगर पता चला कि किसी माँ को मतलब आगे समस्या हो सकता है, अगर प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू रहे, या फिर बच्चे में कोई तरह का बीमारी हो गया, या फिर बच्चा आगे मर सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, अगर माँ को कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाए, तो उस केस में MTP किया जा सकता है। और उस टाइम पे फिर रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ती है, एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की। अगर 6 महीने तक भी MTP किया जाता है, लेकिन उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की जरूरत पड़ती है, उनकी सलाह पे ही MTP किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं STI के बारे में और उसके पॉजिटिव एजेंट के बारे में। STI यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, प्रोटोजोआ से भी हो सकता है, और वायरस से भी हो जाता है। पहले बैक्टीरिया की बात करते हैं। इसमें एक STI आता है गोनोरिया। ये जो पॉजिटिव एजेंट होता है, इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं निसेरिया गोनोरी। अगर हम दूसरी बात करें तो एक होता है क्लामाइडियासिस। इसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है वो क्लामाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है। तीसरा एक सिफिलिस होता है जिसका ट्रिपोनेमा पैलिडम होता है। ये तीनों जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। अगर हम बात करें वायरस से होने वाले तो इसमें एक आता है हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। जिसमें एक एड्स आता है जो HIV से होता है। और अगर हम बात करें जेनाइटल हर्पिस के बारे में तो वो ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस से होता है। और जेनाइटल वार्ट्स जो होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ये चारों के चारों जो होते हैं वायरस से होते हैं। एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस, जो ट्राइकोमोनिया वेजाइनालिस प्रोटोजोआ से होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा STI और इस पॉजिटिव एजेंट के बारे में। इसको बिल्कुल आप रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। NCERT में बस पॉजिटिव एजेंट के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस बात को आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब आप NCERT का समरी पढ़ोगे ना इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो उसमें
बाकायदा दिया हुआ है कि 2 साल से अगर कोई कपल साथ में रह रहे हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रहे, उनको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो इसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। बेसिकली इनफर्टिलिटी का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेट। कोहैबिटेट का मतलब होता है साथ वो रह रहे हैं फिर भी वो अनेबल है, यानी कि एबल नहीं है बच्चा कंसीव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अभी जो इनफर्टिलिटी होता है इसका इलाज नॉर्मल क्लिनिक में नहीं होता है, इसके लिए एक अलग से क्लिनिक बनाया गया है जिसमें इनफर्टिलिटी क्लिनिक बेसिकली बोला जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे केस टू केस मैं बताता जाऊंगा आपको, और उसके बाद आपको समझ में आएगा बेसिकली ये जो आईवीएफ बेसिकली हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं, जिसको कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। अब इसके रीजंस के बारे में देख लीजिए। ये जो इनफर्टिलिटी होता है ये फिजिकल भी हो सकता है, यानी कि चोट उट लग गया हो, कोई ऑर्गन खराब हो गया हो, फिजियोलॉजिकल हो गया, इम्यूनोलॉजिकल ड्रग हो गया, या फिर कंजेनाइटल भी होता है बचपन से, या फिर कोई तरह का सिंड्रोम हो गया। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिस वजह से इनफर्टिलिटी होती है। बेसिकली ये डाटा देखा गया कि 30% फीमेल में प्रॉब्लम होता है, 30% मेल में प्रॉब्लम होता है, बात बचा 40% का, तो ये दोनों में ही प्रॉब्लम होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए सिर्फ फीमेल ही जिम्मेदारी नहीं है, मेल भी उतना ही जिम्मेदार होता है। अब इसका जो बेसिकली जो होता है उसको ART बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली इसमें बोला जाता है। इसमें पहला अगर केस अगर हम समझें तो मान लीजिए कि कोई मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है, हो सकता है उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, या ये भी हो सकता है कि उसका स्पर्म काउंट काफ़ी खराब हो, काफ़ी कम हो। तो डॉक्टर उस केस में क्या करते हैं, उस स्पर्म को बेसिकली लेते हैं और IUI बेसिकली किया जाता है। इसमें IUI का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। बेसिकली इंसेमिनेट करते हैं, एक ट्यूब आता है, उस ट्यूब से थ्रू वो वेजाइना में डाल देते हैं उस स्पर्म को, और उससे वो नेचुरल जैसे बच्चा पैदा होता है। जो फर्टिलाइजेशन होगा IUI में वो बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, ये IVF नहीं होता है। बेसिकली IUI ज़्यादा महंगा प्रोसेस नहीं होता है, छोटा सा प्रोसेस होता है। बेसिकली स्पर्म को लिए इंजेक्शन में डाले, वेजाइना में डाल दिए, वो स्पर्म जैसे पीनस से अगर इंसेमिनेट होता है, इन्होंने इसको इंजेक्शन से इंसेमिनेट कर दिया, इसको बोलते हैं IUI। दूसरा तरीका होता है, एक होता है गिफ्ट बेसिकली होता है GIFT, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कोई फीमेल ऐसी है कि वो अनेबल टू, यानी कि वो एग को फॉर्मेशन नहीं कर पा रही, एग का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उसकी ओवरी में। उस केस में क्या करेंगे डॉक्टर, बेसिकली उसके साइड उनकी पूछ करके, वो जो पेशेंट है उसे पूछ करके, कोई अगर डोनर देना चाहे तो डोनर को लाते हैं। वो एग ही नहीं बनना है ना, उस एग को ले आएंगे, उस एग को क्या करेंगे फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देंगे डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं गिफ्ट, यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्वेश्चन ऐसे आएगा, आपसे पूछेगा कि अगर कोई फीमेल की वो जो गैमेट है यानी एग का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो बेसिकली गिफ्ट किया जाएगा। गिफ्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास, तो गिफ्ट होता है। तीसरा होता है बेसिकली, अब इसको IVF बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF का मतलब होता है जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर होगा, और ये होता है इन वीवो मतलब बॉडी के अंदर होगा। IVF में बेसिकली क्या होगा, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हो सकता है कि मेल में इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा हो, चाहे कोई एजोस्पर्मिया हो, यानी कि स्पर्म आता ही नहीं हो सीमेन में, या फिर फीमेल में हो सकता है तो डोनर ले लेंगे स्पर्म को, जैसे विकी डोनर में आपने मूवी देखा है, आपको समझ में आएगा, उस मूवी को देखेंगे। आयुष्मान खुराना की एक मूवी आई थी, काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर मौका मिले जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। और एक दूसरा केस हो सकता है कि फीमेल अपना ओवम दे दे या फिर डोनर से ले ले, और इन दोनों को फर्टिलाइज कर दिया जाए इन वीवो, यानी कि बॉडी के बाहर, और इसको फर्टिलाइज करके, इसलिए तो इसको बोलेंगे IVF। और इसको पूरे जाइगोट को, अब 2 केस हो सकता है। अब इस जाइगोट को आप, ये जो एम्ब्रियो बना है, अब इसको आपको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर या फर्टिलाइज करा दो बच्चा बन जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस जाइगोट को जब ये फर्टिलाइज करेगा तो ये जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे 3 केस हो सकता है। पहला केस ये हो सकता है कि आप इस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दो। अगर वो 8 सेल का होगा, 8 ब्लास्टोमेयर्स का होगा, तो आपको जिफ्ट करना पड़ेगा। जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर आपको अगर इसको एम्ब्रियो बनाना है तो ET करना पड़ेगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर। या ये भी हो सकता है कि जनरली जो डॉक्टर करते हैं ब्लास्टोसिस्ट बनने देते हैं, फिर उस ब्लास्टोसिस्ट को ही अंदर यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। बेसिकली ये जो मॉड्यूला होता है, जो क्लीवेज डिवीजन के बाद जो मॉड्यूला बनता है, वो मॉड्यूला ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, और यही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। इस ब्लास्टोसिस्ट को डायरेक्ट डाल देते हैं, तो वो भी एक पॉसिबल तरीका होता है जो एंडोमेट्रियम में आकर के वो अटैच हो जाए, तो प्रेगनेंसी हो जाती है। तीसरा जो सबसे एडवांस, IVF से थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसको ICSI बोलते हैं। ICSI बेसिकली होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। बेसिकली हो सकता है कि मान लीजिए कि ऐसा कोई मेल पार्टनर हो जो जिसको एजोस्पर्मिया हो, स्पर्म बनता ही नहीं हो,
उस केस में क्या करेंगे, डोनर्स ले लेंगे, या फिर अगर बनता भी है तो उसको क्या करेंगे, टेस्टिस से डायरेक्ट निकाल लेंगे, उसको बोलते हैं टीसा। और जो पीसा बोलते हैं अगर एपिडिडाइमिस से निकालेंगे। एपिडिडाइमिस आपको पता है उसी में तो फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन होती है स्पर्म की, टीसा से निकाल लेंगे। अब स्पर्म में तो गति होनी चाहिए, मोटिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें स्पर्म में इतना ताकत नहीं है कि उस एग में जाकर के फर्टिलाइज कर जाए, तो उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली एक इंजेक्शन से उसको इंट्रासाइटोप्लाज्म, उसके साइटोप्लाज्म उसको इंजेक्शन से डाल देते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ICSI, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और जाकर के ये आर्टिफिशियली इसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करवा देते हैं, और ये एम्ब्रियो बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। अगर आपको जाइगोट बनाना है तो जिप्ट कीजिए, एम्ब्रियो बनाना है तो ET कीजिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर, और आपको ब्लास्टोसिस्ट बनाना है तो ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस के अंदर डाल दीजिए। ये बेसिकली होता है IVF, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे चैप्टर के बारे में। आई होप कि जैसा कि मेरे को लग रहा है कि एक भी टॉपिक नहीं छूटा होगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए वैल्यूएबल होगा, आपके काम का होगा। ऐसे ही अगर आप सपोर्ट कीजिएगा तो आगे मैं वीडियो आगे बनाता जाऊँगा। हर चैप्टर को, चाहे 11th का हो चाहे 12th का हो, मैं वन शॉट में पूरा पॉडकास्ट के थ्रू ऐसे ही बोल के मैं इस पूरे चैप्टर को रिवीजन पर्पस पे अगर आप देखें एग्जाम से पहले तो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू एंड बाय।